उत्तराखंड के अल्मोड़ा में अचानक पहाड़ों से पत्थर गिरने से एक व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गए। अल्मोड़ा में हुई भारी बारिश के बाद वहां एक गांव में पहाड़ खिसकने की घटना हुई। जिस जगह पर पहाड़ खिसका वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे। पहाड़ से पत्थरों को गिरता देख वो लोग बुरी तरह डर गए और तुरंत भागकर दूर आ गए, लेकिन उनके पीछे पीछे चल रहे वो व्यक्ति वहां से नहीं भाग पाए, जिसकी वजह से वो उन पत्थरों की चपेट में आ गए और उनके सिर में गंभीर चोट लग गई। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। क्योंकि पहाड़ से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से वो बुरी तरह घायल हो गए। इससे पहले वहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते नजर आए, तभी उनमें एक पत्थर वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति के सीधे सिर पर जाकर लगा। इसकी वजह से वो औंधे मुंह गिर गए। ये देखकर वहां खड़े लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उनमें कुछ लोग उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उस पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे थे, जिसे देखकर वो रुक गए। उस पहाड़ से इतनी तेजी से पत्थर गिर रहे थे कि अगर वो लोग उस वक्त उन्हें बचाने जाते, वो भी उन पत्थरों की चपेट में आकर घायल हो सकते थे। यही वजह रही कि उन्होंने वहीं खड़े होकर पत्थरों के रुकने का इंतजार किया। इसके बाद वो सड़क के किनारे होते हुए उनके पास पहुंचे। सिर पर पत्थर लगने की वजह से उनका काफी खून बह गया था, वो बेहोश हो गए थे। ऐसे में उन लोगों ने उन्हें खींचकर पत्थरों के बीच से निकाला। इसके बाद उन्होंने उनके हाथ और पैर पकड़कर उन्हें गाड़ी तक पहुंचाया और फिर अस्पताल ले गए। इधर जम्मू में मूसलाधार बारिश के बीच चिनाब नदी के बेकाबू होने से गांव के गांव पानी में डूब गए। नदी का पानी किनारों को पार कर आबादी वाले इलाकों में घुस गया। वहां जगह जगह कमर तक जल भराव हो गया। रास्तों पर सैलाब आ गया। दर्जनों मकान पानी की तेज लहरों में बह गए और सैकड़ों एकड़ में फैली फसल बर्बाद हो गई। कुदरत के इस कहर के बीच जम्मू के अखनूर में डूब चुके इलाकों में कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली, लेकिन मुसीबत यह कि पानी भरने से रास्ते भी दिखाई देना बंद हो गए। इसीलिए राहत बचाव का काम मुश्किल हो गया। ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान के रास्ते कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। क्योंकि चिनाब नदी से आए पानी ने जम्मू के अखनूर इलाके को डुबोकर रख दिया। वहां हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। नदी में उठती खौफनाक लहरों को देख लोग सहम उठे, क्योंकि वो अपनी जद में आने वाली हर चीज को तहस नहस करने पर आमादा दिखी। चिनाब का जितना भी पानी है वो आसपास के इलाकों में गांव में आ चुका है और तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और एक मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच सबसे ज्यादा तबाही अखनूर के गरखल नाम के गांव में हुई, क्योंकि बताया गया कि वहां 60 से ज्यादा मकान नदी से आए सैलाब में बह गए। चिनाब के किनारे मौजूद उस गांव तक जाने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दिया। सामने आप देखिए एक इतनी लहरों के बीच में, दरिया के पानी के बीच में आपको बता दें कि वो सामने कुछ घर है जिनमें 40 से ज्यादा लोग पूरी तरीके से फंस चुके हैं। गरखल गांव में फंसे लोगों को निकालने के लिए बीएसएफ के जवान हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे। खतरों के बावजूद उन्होंने चिनाब के तट पर मी-17 हेलीकॉप्टर को उतार दिया। गांव में फंसे 44 लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर को 4 बार चक्कर लगाना पड़ा। चिनाब के किनारे पर मौजूद अखनूर जम्मू शहर के पश्चिम में करीब 30 किलोमीटर दूर है। वहां से पीओके की दूरी भी ज्यादा नहीं है। लेकिन चिनाब नदी की मार सिर्फ अखनूर में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भी देखने को मिली। वहां नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों में हाहाकार मच गया, क्योंकि वहां पानी से सराबोर हो गए। नदी का पानी लोगों के मकानों तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, वहां मौजूद मुगल मैदान भी जलमग्न हो गया। बताया गया कि ऐसा पहली बार हुआ जब बाढ़ का पानी मुगल मैदान तक पहुंच गया। बाढ़ बारिश के बीच जमीन धंसने और पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी हुई। कई सड़कों पर तो पहाड़ से इतने ज्यादा पत्थर गिरे कि उन पर गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। क्योंकि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों की तरह ही किश्तवाड़ में भी बारिश ने थमने का नाम नहीं लिया। इसीलिए चिनाब नदी वहां लगातार खतरनाक होती चली गई। चिनाब से आए पानी ने किश्तवाड़ में मौजूद मुगल मैदान को भी पानी पानी कर दिया। ताकतवर सैलाब की जद में आने से मुगल मैदान की दीवार भी टूट गई। इसके बाद तो देखते ही देखते वहां घुटनों तक पानी भर गया। उस मैदान को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई नदी बह रही हो। मुगल मैदान के आसपास के मकानों में भी पानी घुस गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से निकलने वाले चिनाब नदी का पानी जम्मू कश्मीर में सबसे पहले किश्तवाड़ में ही पहुंचता है। यानी कश्मीर में चिनाब की एंट्री किश्तवाड़ से ही होती है। इसके बाद वो डोडा, रामबन, रियासी और जम्मू के अखनूर से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। लेकिन बीते कुछ दिनों से चिनाब ने ऐसा विनाशकारी रूप धारण कर लिया कि उसके किनारे पर मौजूद इलाकों में कोहराम मच गया। और इस सबके बीच जम्मू कश्मीर के डोडा में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से दहशत मच गई।
वहां नेशनल हाईवे पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। इसके बाद वहां इतना मलबा फैल गया कि हाईवे को बंद कर दिया गया। हालांकि प्रशासन ने खतरे को देखते हुए पहले ही वहां गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी थी और इसी वजह से बड़ा हादसा टल गया। बाद में मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया ताकि जो लोग फंस गए थे उन्हें निकाला जा सके। इसके अलावा भी डोडा के कई इलाकों में लगातार बारिश होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। नदियों में जलस्तर बढ़ने से वो उफान पर आ गई और उनके किनारे बसे इलाकों पर खतरा मंडराने लग गया। डोडा की ही तरह जम्मू में भी बारिश ने हाहाकार मचा दिया। भारी बारिश के बाद जम्मू के अखनूर सेक्टर में बहने वाली चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। वहां के कई इलाकों में पानी भर गया। इन हालात में प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी कर लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। लेकिन भारी बारिश से सबसे ज्यादा तबाही डोडा जिले में देखने को मिली। वहां बारिश के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर नेशनल हाईवे पर आ गया। इस घटना को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। पहाड़ से पहले छोटे छोटे पत्थर गिरने शुरू हुए और फिर देखते ही देखते एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। फिर तो नेशनल हाईवे पर इतना मलबा फैल गया कि उसे बंद कर दिया गया। बाद में प्रशासन ने मलबा हटाने का काम शुरू करवाया। भारी बारिश ने इसी तरह डोडा के कई दूसरे इलाकों में भी लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। वहां लगातार बारिश होने से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए। नदियों में पानी का बहाव बेहद खतरनाक दिखाई दिया। डोडा के अलावा जम्मू में भी बारिश का कहर देखने को मिला। जम्मू के अखनूर सेक्टर में मूसलाधार बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। इसके बाद वहां की पुलिस ने लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया। दरिया का पानी और भी बढ़ने वाला है। जितने लोग दरिया के किनारे ये सब अपने अपने घरों को चले जाइए। लोगों से अपील की गई कि वो तब तक नदी के किनारे न जाएं जब तक नदी का जलस्तर कम न हो जाए। यही नहीं, किनारे बसे कई लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। और जम्मू ही नहीं बल्कि कश्मीर के बडगाम में भी मूसलाधार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां झेलम और उसकी सहायक नदियों में आए उफान के बाद श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों के गुजरने पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से स्कूलों और कॉलेजों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए। वहीं पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए ताकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। इसी बीच जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने 24 घंटों में भीषण बारिश की चेतावनी दे दी और लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई। क्योंकि लोगों के साथ घरेलू जानवरों की जान भी भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में फंस गई। जम्मू कश्मीर के बडगाम के वठूरा इलाके में बड़ी संख्या में भेड़ें सैलाब में फंसी नजर आईं। भेड़ फंसे हुए हैं पानी में भी। बडगाम के कई रिहायशी इलाकों में अचानक आई बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। वहां ऊंचाई से तेज रफ्तार में पानी मकानों के बीच घुसता दिखाई दिया और पानी के साथ बहकर आया मलबा भी रिहायशी इलाकों में इकट्ठा हो गया। बाढ़ के पानी में बडगाम के वठूरा इलाके में सड़कें लबालब हो गईं और इसी बीच दो लोग लहरों को चुनौती देते दिखाई दिए। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ता पार करते नजर आए। बडगाम के वठूरा के अलावा एक दूसरे इलाके में भी तेज रफ्तार से बहता पानी मकानों की नींव को खोखला करता दिखा। इस दौरान एक आदमी ने एक मकान की दीवार का सहारा लिया और संभल कर चलते दिखे। उस दौरान उसके कमर तक पानी भरा दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में झेलम और उसकी सहायक नदियों में आए उफान के बाद प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके साथ ही स्कूलों कॉलेजों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए ताकि लोगों को बारिश और बाढ़ के खतरे से बचाया जा सके। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहाड़ से रुक रुक कर मलबा गिरने से वहां के गांव पर खतरा मंडराना शुरू हो गया। उस गांव के लोगों को डर सताने लगा कि अगर पहाड़ से मलबा गिरना बंद नहीं हुआ तो उनका पूरा का पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। वहां पहाड़ खिसकने की वजह से पहले भी 10 से ज्यादा मकान जमींदोज हो चुके हैं। वहीं दूसरे मकानों पर भी पत्थर गिरने का खतरा मंडराने लगा। इसके अलावा पहाड़ खिसकने से मंडी के एक इलाके में मौजूद मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। इसे देखते हुए प्रशासन ने उन मकानों को खाली करवा दिया और वहां रहने वालों लोगों के लिए सुरक्षित जगह पर रहने और खाने के इंतजाम कर दिए। मंडी के सुंदरनगर में तो पहाड़ से मलबा गिरने से तबाही मच गई। वहां 6 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वहां पहाड़ खिसकने से 2 मकान दब गए। उन मकानों में रहने वाले 6 लोगों के शव बरामद कर लिए गए, जबकि बचाव टीम बाकी लोगों की तलाश में जुट गई। क्योंकि वहां रहने वाले कई लोग पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में आ गए। वहां अचानक पहाड़ से मलबा गिरना शुरू हो गया। ये देखते ही लोग खौफ से भर गए और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। वहां चीख पुकार मच गई।
जिस जगह पर मलबा गिर रहा था वहां नीचे एक इमारत दिखाई दी। उस इमारत से लोग दौड़कर बाहर आते नजर आए। मलबे की चपेट में आने के डर से उन लोगों ने तुरंत वो इमारत खाली कर दी। लगातार पहाड़ों से गिर रहे पत्थर और मलबे की वजह से वहां के कई गांव बेहाल हो गए। दावा किया गया कि वहां का एक गांव तो पूरी तरह मलबे की चपेट में आ गया। यहाँ पर ये इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी चपेट में लगभग पूरा गांव एक जद में आ चुका है। वहां के जोगिंदर नगर में भी पहाड़ खिसकने से कई मकान जमींदोज हो गए। इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत वहां बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। दावा किया गया कि वहां फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। भूस्खलन की जद में जितने भी परिवार या लोग आए थे उन सभी को इवैक्यूएट किया जा चुका है। इसके अलावा वहां के एक इलाके में पहाड़ खिसकने से मकानों में दरारें पड़ गईं। 20 इंच का गैप पड़ गया, दीवारों में दूर हो गई है, टेढ़ा हो गया है मकान, बिल्कुल टेढ़ा हो गया है। इस खतरे को देखते हुए प्रशासन ने उन मकानों को खाली करवा दिया। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में गणपति विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति गंगा नदी की तेज लहरों में बह गए। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वो व्यक्ति अपने साथियों के साथ नदी के किनारे मूर्ति का विसर्जन करने पहुंचे थे, लेकिन अचानक पैर फिसलने की वजह से वो नदी में गिर गए और फिर खुद को संभाल नहीं सके। उनके दोस्तों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। वो नदी के किनारे काफी दूर तक दौड़ते हुए गए, लेकिन वो अपने दोस्त को बचा नहीं पाए। जो व्यक्ति नदी में बह गए उनके किसी भी दोस्त को तैरना नहीं आता था और इस वजह से कोई भी उन्हें बचाने के लिए नदी में नहीं कूदा। हालांकि उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। थोड़ी देर बाद वहां पहुंची पुलिस ने उस व्यक्ति की खोजबीन शुरू की, लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उनका पता नहीं चल सका। दिल दहला देने वाली घटना हरिद्वार के कनखल इलाके में हुई और वहां जैसे ही वो व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ गणपति विसर्जन के लिए पहुंचे, उनका पैर फिसल गया। वो देखते ही देखते गंगा नदी में बह गए। उनके दोस्तों ने जब उन्हें बहते हुए देखा तो वो बुरी तरह घबरा गए। इसके बाद वो नदी के किनारे मिट्टी वाले रास्ते पर दौड़ पड़े ताकि दूर जाकर कहीं से उन्हें बचाने का कोई रास्ता मिल सके। लेकिन वो थोड़ी दूर आगे गए तो देखा कि आगे का रास्ता बंद था। वहां गेट पर ताला जड़ा हुआ था। इसके बाद वो लोग वहीं खड़े होकर चिल्लाते रह गए, लेकिन अपने दोस्त को बचा नहीं पाए। उनमें किसी को भी तैरना नहीं आता था और इस वजह से कोई भी नदी में नहीं कूद पाया। इससे पहले वो लोग गणपति की मूर्ति लेकर नदी के किनारे पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान एक आदमी नदी के किनारे बनी सीढ़ियों पर खड़ा हो गया। तभी टोपी लगाए वो व्यक्ति भी उसके नजदीक पहुंच गए, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़े उनका पैर फिसल गया। इसके बाद वो खुद को संभाल नहीं पाए। पानी का तेज बहाव उन्हें बहाकर दूर ले गया। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने नदी में काफी देर तक उनकी तलाश की, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मिले। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ के जवानों ने पहाड़ों पर फंसे खच्चरों को बचा लिया। वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पहाड़ खिसकने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। इससे कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया। रुद्रप्रयाग पुलिस के मुताबिक जिले के सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच पहाड़ से बड़े बड़े पत्थरों के गिरने से रास्ता बंद हो गया। इस बीच दो खच्चरों ने मलबे से भरे उस रास्ते को पार करने की कोशिश की तो वो फिसल कर नीचे गिर गए। गनीमत यह रही कि वहां पहले से तैनात एसडीआरएफ के जवानों की नजर उन पर पड़ गई और वो उन्हें बचाने के लिए नीचे पहुंच गए। और एसडीआरएफ के जवान उन दोनों खच्चरों को बचाने के लिए सड़क से नीचे उतरे। इस बीच दोनों खच्चर मलबे के ढेर पर खड़े होकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करते दिखाई दिए। इस दौरान नीचे उफनती नदी उन्हें लीलने को तैयार दिखी। हालांकि उन जवानों ने उन्हें धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ा दिया। इस बीच वहां बड़े बड़े पत्थर होने की वजह से उनके पैर पत्थरों में फंसते नजर आए। रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद जगह जगह पहाड़ खिसकने से आफत आ गई। इस बीच सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मुनकटिया इलाके में पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरा नजर आया और इससे चारों तरफ मलबा इकट्ठा हो गया। यही वजह रही कि वो दोनों खच्चर अपना रास्ता भटक गए और टूटी सड़क को पार करने की कोशिश में काफी नीचे उतर गए। हालांकि वहां मलबा हटवाने का काम कर रहे जवानों ने उन्हें बचा लिया और बाद में उस सड़क को भी साफ करवाने का काम शुरू कर दिया गया। इधर पंजाब के गुरदासपुर में सड़कों पर उतरी रावी और ब्यास नदी की लहरों ने तबाही मचा दी। वहां लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ ने गुरदासपुर के 300 से ज्यादा गांवों में लोगों को बेहाल कर दिया। रिहायशी इलाकों में इतना पानी भर गया कि बड़े पैमाने पर मकान डूब गए और लोगों को अपने मकानों को छोड़कर अपना सिर ढकने के लिए टेंट का सहारा लेना पड़ा। वहीं घरेलू जानवरों को रखना तो लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई और खेत डूबने की वजह से जानवरों के लिए चारा जुटाना भी मुश्किल हो गया। इस बीच वहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के साथ पुलिस के जवानों ने बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। क्योंकि भयंकर बारिश और बाढ़ लोगों पर बड़ी मुसीबत बनकर टूट पड़ी।
ये जलथल हुआ पड़ा है। पंजाब के गुरदासपुर में हर तरफ पानी ही नजर आया। सड़कें तो मानो किसी नदी में तब्दील हो गईं और सड़क के किनारे कई गाड़ियां फंसी दिखाई दी। वहां प्रशासन की तरफ से लगाया गया चेतावनी बोर्ड पानी की तेज धार में बहता दिखा। गुरदासपुर के कुछ हिस्सों में उफनती लहरों में कई सड़कें कटकर बह गईं, जबकि सड़कों के अलावा बिजली के खंभों को भी बाढ़ में काफी नुकसान पहुंचा। वहां पानी के बहाव में बिजली के 2 खंभे टूट गए। इस दौरान बाकी खंभों पर भी टूटने का खतरा बना रहा। उन खंभों को हटाने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद ली गई, लेकिन लहरों की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो मशीन भी कुछ दूरी पर थोड़ी देर तक खड़ी रही। वहां सड़कों के साथ कई एकड़ में लगी फसल भी बर्बाद हो गई। से वर्स्टली अगर कुछ इफेक्ट हुआ है तो वो यही इलाका है। यहाँ लोग अपने घरों में पूरी तरीके से कैद हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और अब तो बारिश के चलते उन तक मदद पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। गुरदासपुर में रावी और ब्यास नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई। इसकी वजह से कई गांवों के बीच संपर्क टूट गया और वहां ज्यादातर इलाकों में प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान का काम तेज कर दिया। लेकिन गुरदासपुर की ही तरह पंजाब के मोहाली में भी बाढ़ और बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो गए। आसमान से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से घग्गर नदी रौद्र रूप में आ गई, जिससे वहां तबाही मच गई। घग्गर नदी में इतना ज्यादा पानी आ गया कि उसके किनारे पर मौजूद इलाके पानी में डूब गए। देखकर ऐसा लगा जैसे घग्गर नदी अपना रास्ता बदलकर रिहायशी इलाकों की तरफ मुड़ गई हो। उफान पर आने की वजह से नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लग गया। हालांकि घग्गर नदी में बढ़ते पानी के जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया। लोगों से नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की गई, ताकि किसी भी तरह लोगों की जान का नुकसान न हो, क्योंकि भारी बारिश और पहाड़ों से आने वाले बेहिसाब पानी की वजह से घग्गर नदी रौद्र रूप में आ गई। नदी के पानी ने मोहाली के डेरा बस्सी इलाके में कोहराम मचा दिया। नदी की उफनती लहरें तटबंधों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गईं। देखकर ऐसा लगा जैसे घग्गर नदी रास्ता बदलकर गांव की तरफ मुड़ गई हो। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया। सैकड़ों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई। लेकिन लोगों की मुसीबत तब और बढ़ गई जब घग्गर नदी पर बने मुबारकपुर पुल के ऊपर से बाढ़ का पानी बहने लग गया। पुल के ऊपर से नदी की उफान मारती लहरें गुजरने लग गईं, जिससे लोग दहशत से भर गए, क्योंकि पुल पर उतरने का मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना था। इसी वजह से पुल के एक तरफ गाड़ियों की लाइन लग गई। परेशानी ये भी रही कि घग्गर नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने और किसी भी सूरत में घग्गर नदी के पास नहीं जाने की अपील की। और मोहाली में घग्गर नदी ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई तो पंजाब के फिरोजपुर जिले में सतलुज नदी ने हाहाकार मचा दिया। सतलुज नदी का पानी तटबंधों को तोड़कर गांवों और शहरों में घुस गया, जिससे वहां कोहराम मच गया। गांव के गांव पानी में समा गए और जो बच गए वो टापू में तब्दील हो गए। कच्चे मकानों, सड़कों, रास्तों का तो नामो निशान मिट गया। वहां सैकड़ों एकड़ में फैली फसल तबाह हो गई। बाढ़ के खौफनाक रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गांवों के अंदर लोगों के डूबने तक पानी भर गया। हालांकि सरकार और प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की कई टीमें लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुट गईं। इस सब के बीच राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एनडीआरएफ की नाव से बाढ़ प्रभावित कुछ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने पानी से घिरे गांवों में जाकर वहां फंसे लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। लेकिन प्रशासन की परेशानी ये रही कि सतलुज नदी का पानी घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा। इसकी वजह से वहां के ज्यादातर इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। गांव के गांव डूब गए। कच्चे मकानों, सड़कों, रास्तों का तो नामो निशान मिट गया। सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हो गई। गांव में लोगों के कमर के ऊपर तक पानी भर गया। लोग जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो गए। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक सतलुज नदी का पानी करीब 8 किलोमीटर के दायरे में फैला है। 8 किलोमीटर के घेरे में पानी है और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो उधर घरों में लोग हैं ना, जो उधर से फंसे हुए हैं, उनके पशु भी है और पशु भी बहुत फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने गाँव में फंसे लोगों को निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की कई टीमें नाव की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने में जुट गईं। जो आपका प्रबंध किया हुआ है उसको प्रबंध को और तेजी से बढ़ाएं, क्योंकि जैसे पानी बढ़ रहा है वैसे प्रबंध को भी तेज करना चाहिए। इस सब के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गाँव में फंसे लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। उधर शिमला में एक बस के ऊपर चट्टान गिरने से 2 यात्रियों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां के रामपुर इलाके में एक बस के ऊपर पहाड़ से चट्टान गिर गई। उस भयानक हादसे में बस में अंदर बैठी 2 महिला यात्रियों की जान चली गई,
जबकि 13 लोग घायल हो गए। बाद में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बाढ़ पीड़ितों की शिकायत सुनने पहुंचे एसडीएम की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। बाद में गांव वालों ने काफी मेहनत के बाद उनकी गाड़ी को ट्रैक्टर से खींचकर कीचड़ से बाहर निकाला। हरियाणा के पंचकुला में मूसलाधार बारिश के बाद एक कार पर पेड़ गिरने से 6 बच्चे घायल हो गए। वो बच्चे उस कार में सवार होकर स्कूल जा रहे थे, तभी ये दर्दनाक हादसा हो गया। इधर दिल्ली में जारी बारिश की वजह से यमुना नदी का उफान शहर को डुबोने पर आमादा दिखा। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान को पहले ही पार कर चुकी है और अब वो अपने सबसे खतरनाक स्तर तक बढ़ती दिखी। दिल्ली में हो रही लगातार बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसके आसपास बसे कई इलाके डूब गए। यमुना बाजार, तिब्बती बाजार, मयूर विहार फेज 1 जैसे रिहायशी इलाके टापू में बदल गए। इन लोगों का रहना मुश्किल हो गया क्योंकि पानी उनके घरों तक घुसा ही नहीं बल्कि उसने वहां उन्हें ली लिया। इन इलाकों में पिछले 2 दिन से लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। पहले यह पानी घुटनों तक था, फिर कमर तक पहुंचा और अब तो यमुना बाजार समेत कई इलाकों में पानी इतना भर गया कि लोगों के कंधों तक पहुंच गया। दिल्ली के लोगों के लिए मुसीबत इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि यमुना का जलस्तर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। आशंका जताई गई कि उसमें अभी और बढ़ोतरी हो सकती है, और वो भी तब जब दिल्ली के ज्यादातर इलाके पहले से ही बाढ़ जैसे प्रकोप को झेलने को मजबूर हैं। इसका सबसे भीषण असर यमुना बाजार इलाके में देखने को मिला। ये इलाका यमुना के किनारे बसा हुआ है, इसी वजह से सबसे ज्यादा तबाही यहीं मची। यमुना बाजार इलाके में लोगों के मकान करीब करीब डूब गए। वहाँ 8 से 10 फीट तक पानी भर गया। रिहायशी बस्तियां खाली करनी पड़ी। नौबत आ गई कि उन इलाकों में सड़कों पर नाव चलती दिखी। लोग लकड़ी की नाव पर चढ़कर अपने मकानों से जरूरी सामान निकालकर वहां से दूर निकल गए क्योंकि वहां सड़कों पर कंधों तक पानी भर गया। कुछ जगहों को देखकर तो ऐसा लगा जैसे वहां बांध फट पड़ा हो। मैं जहाँ पर खड़ी हूँ यहाँ ये सीढ़ियाँ हैं, जिस सीढ़ी पे मैं खड़ी हूँ ऐसी ही नीचे तकरीबन 5 सीढ़ी और है, तो पानी यहाँ तक भर आया है और यहाँ कोई शख्स आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि चलना नामुमकिन हो चुका है। यमुना का पानी दिल्ली के मशहूर लोहे वाले पुल तक पहुंच गया। आमतौर पर यमुना इस पुल के काफी नीचे से बहती है, लेकिन नदी में आए उफान के बाद पानी पुल तक पहुंच गया। खतरे को देखते हुए उस पुल से लोगों के निकलने पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा उससे गुजरने वाली ट्रेनों की रफ्तार भी कम कर दी गई ताकि कोई हादसा न हो। लोहे वाले पुल के पास तो यमुना नदी पूरे वेग से बहती दिखी। उस सैलाब को देखकर लोगों की जान सूख गई। और अकेले यमुना बाजार इलाका ही नहीं बल्कि दिल्ली के कई इलाके इसी तरह पानी की चपेट में दिखे। दिल्ली में जितने भी निचले इलाके हैं सभी जगहों पर ऐसा ही हाल दिखा। तबाही की कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के तिब्बती बाजार इलाके में भी सामने आई। वहां भी घुटनों तक पानी भर गया और इसी पानी की वजह से दिल्ली का मशहूर तिब्बती मार्केट बंद हो गया। वहां मौजूद दुकानें बंद कर दी गईं। जैसे ही बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी, लोग वहां से निकलने लगे। 200-300 आदमी होगा शायद। हाँ जी, निकलना पड़ेगा। फिर वो अभी फिलहाल लाइट चली गया और पानी बंद हो गया, फिर 2 आदमी रह नहीं सकते ना। बाजार के पीछे मौजूद रिहायशी इलाके में भी मुसीबत कम नहीं थी। उस तरफ जाने वाली गलियों में तो घुटनों तक पानी जमा हो गया। लोगों का वहां से निकलना तक मुश्किल हो गया। मुझे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि घुटनों तक पानी है और यहाँ से अब अगर और आगे जाएंगे, चूंकि थोड़ा सा निचला इलाका है, तो वहां पर पानी और थोड़ा ज्यादा हो सकता है। उस इलाके के कई घर ऐसे रहे जिनमें 4 से 5 फुट तक पानी भर गया। लोगों ने ग्राउंड फ्लोर के मकान छोड़कर ऊपरी मंजिलों में डेरा डाल दिया। पानी बढ़ा तो बिजली विभाग ने वहां के कई मकानों की बिजली भी काट दी ताकि करंट फैलने का खतरा न हो। नीचे का कटा हुआ है, ऊपर आ रही है। तो आप ये कटना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? सर ये कटना चाहिए, तो पानी में खतरा है ना। वहां से निकल रहे लोगों को ये डर सताने लगा कि अगर बारिश ना रुकी और पानी कम ना हुआ तो उनके लिए मुसीबत और बढ़ सकती है। और दिल्ली में आई इसी आफत की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। यमुना के किनारे रहने वाले ज्यादातर लोगों के मकान डूब गए। उनके पास उन्हें छोड़ने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा। इसी वजह से उनमें कई इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार के बनाए राहत शिविरों में भेज दिया गया, और वो इसलिए ताकि कम से कम उनकी जान तो बच सके। दिल्ली का निगमबोध घाट और यमुना खादर वाला इलाका तो पानी में पूरी तरह डूबा नजर आया। इसी वजह से इन इलाकों के लोगों को दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में राहत और बचाव कैंपों में पहुंचा दिया गया। सड़क के किनारे बनाए गए इन कैंपों में सैकड़ों लोग नजर आए। हालत खराब है, बहुत पानी है, बहुत पानी है। कब आए आप लोग ऊपर? शाम को, रात में। दिल्ली के यमुना बैंक इलाके में ऐसे 20 कैंप बनाए गए। बताया गया कि ऐसे ही 25 और कैंप बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई। इन कैंपों में पहुंच रहे लोगों का बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया गया। जो कैंप्स है वो सरकार की तरफ से बना दिए गए हैं और ठीक मेरे पीछे आप एक लंबी भीड़ जो है वो देख रहे होंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें ऊपर निचले इलाकों से ऊपर लाया गया है।
इन राहत कैंपों में मेडिकल सुविधाओं के इंतजाम भी किए गए ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न उठानी पड़े। और इस बीच दिल्ली के कई इलाकों में बारिश तो थमी, लेकिन यमुना का जलस्तर नहीं घटा। यमुना पहले ही खतरे के निशान को पार कर चुकी थी और वो साल 2023 के रिकॉर्ड को तोड़ने के भी बेहद करीब पहुंच गई। इस अलर्ट ने दिल्ली वालों की चिंता और बढ़ा दी, क्योंकि यमुना का उफान हर गुजरते मिनट के साथ और डरावना होता चला गया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से हाहाकार मच गया। दिल्ली में यमुना जब 205 मीटर के निशान तक पहुंचती है तो वो खतरे की घंटी माना जाता है, लेकिन 205 मीटर का आंकड़ा यमुना नदी एक दिन पहले ही पार कर चुकी थी और यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर को पार कर गया, मतलब खतरे के निशान से भी 2 मीटर ज्यादा। इससे पहले इतना उफान 2023 में आया था, तब यमुना का जलस्तर 208 मीटर तक पहुंच गया था। मैं लोहे वाले पुल पर मौजूद हूँ और यहाँ तस्वीर अगर आपको दिखाए तो सबसे पहले आप मार्कर देखिए किस तरीके से पहले चेतावनी का स्तर, फिर खतरे का स्तर पार करके अब जो है ये 207 को छूने को तैयार है। आशंका जताई गई कि यमुना के जलस्तर में अभी और बढ़ोतरी हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली के कई इलाकों पर संकट गहरा सकता है। और यमुना के बेकाबू होने का असर भी दिखाई देने लग गया, क्योंकि दिल्ली में यमुना के किनारों पर आई बाढ़ के बाद निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार बंद करा दिए गए। यमुना नदी में लगातार जलस्तर बढ़ने और खतरे के निशान को पार करने के बाद उसका पानी निगमबोध घाट में भी घुस गया। भारी बारिश की वजह से वहां की स्थिति पहले से खराब थी, लेकिन इस बीच यमुना नदी के पानी ने भी वहां आकर कब्जा जमा लिया। जिन जगहों पर अंतिम संस्कार किया जाता था वो भी पानी में डूब गई। इन हालात में प्रशासन ने अगले आदेश तक वहां अंतिम संस्कार पर रोक लगा दी। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई कि वो इसके लिए निगमबोध घाट आने के बजाय अपने आसपास के दूसरे घाटों पर जाएं। वहां बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया। नगर निगम के अलावा आपदा प्रबंधन के कई अधिकारियों ने वहां का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक निगमबोध घाट पर रोजाना 55 से 60 शवों का अंतिम संस्कार होता, लेकिन पानी भर जाने की वजह से निगमबोध घाट पर हालात बिगड़ गए। यमुना नदी के पानी ने वहां चारों तरफ कब्जा जमा लिया। निगमबोध घाट जाने वाली सड़कें बाढ़ में डूब गईं, तो नदी के किनारे घाट पर पानी ही पानी नजर आया। इन हालात में वहां अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे कई लोगों को लौटा दिया गया। वहां के प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो इसके लिए दूसरी जगहों पर जाएं। यही निवेदन करेंगे, जो घर के आसपास शमशान घाट होते हैं वहीं जाएं, निगमबोध घाट रुक ना करें। निगमबोध घाट की ये स्थिति तब बनी जब यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। दिल्ली का ये घाट यमुना नदी के किनारे मौजूद है, जहां भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी तेजी से वहां पहुंच गया। इसके बाद तो वहां की स्थिति बेहद खराब हो गई। आनन फानन में अंतिम संस्कार पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक वहां रोजाना 55 से 60 शवों के अंतिम संस्कार होते हैं। इसके बाद दिल्ली के नगर निगम, एमसीडी और आपदा प्रबंधन विभाग के कई अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने वहां के हालात का जायजा लिया। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने यमुना नदी के किनारे बसे सभी इलाकों को अलर्ट कर दिया। लेकिन दिल्ली ही नहीं बल्कि उसके पास यूपी के गाजियाबाद के बदरपुर गांव में सैकड़ों मकानों के पानी में डूबने से कोहराम मच गया। वहां लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए। इस बीच हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद यमुना खतरे के निशान से ऊपर आ गई। ऐसे में यमुना का पानी कई गांवों के लिए खतरे की वजह बन गया। वहां सबसे ज्यादा बुरा हाल बदरपुर गांव का हुआ। चारों तरफ पानी भरने से कई लोगों के मकान पानी में समा गए। इस बीच प्रशासन की तरफ से उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया। यमुना के बढ़ते जलस्तर ने उन लोगों को अपने मकान छोड़ने पर मजबूर कर दिए, क्योंकि उस गांव के ज्यादातर हिस्से तालाब में तब्दील हो गए। जहां तक नजर गई सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। उस गांव के सैकड़ों मकान पानी में डूब गए। कुछ मकानों की तो सिर्फ छत ही नजर आई। ऐसे में लोगों पर कुदरत का कहर टूट पड़ा और वो अपनी जान बचाने के लिए उन मकानों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस दौरान वो ट्रैक्टर पर अपना सामान ले जाते दिखे। चारों तरफ इतना पानी भर गया कि सड़कें दिखाई देनी बंद हो गई। इस बीच प्रशासन ने नाव की मदद से उस गांव के लोगों को निकालना शुरू कर दिया। में छोटे बच्चे हैं या फिर जो महिलाएं हैं, इन सबको रेस्क्यू यहाँ पर कराया जा रहा है। सोना विहार थाना पुलिस यहाँ पर है। एक टेंट लगाने की व्यवस्था है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए कई लोगों ने छतों पर शरण ले ली। इस बीच कुछ लोग दीवारों पर चढ़कर प्रशासन की नाव तक पहुंचने की कोशिश करते दिखे। वहां सड़कों और खेतों में कई फीट पानी भर जाने से मवेशियों की भी आफत बढ़ गई। हालांकि कई मकानों के ऊपर मवेशियों का चारा इकट्ठा हुआ नजर आया, ताकि उस चारे को बर्बाद होने से बचाया जा सके। उधर भारी बारिश को देखते हुए शिमला में रविवार तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया। भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के शिमला में 7 सितंबर तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। शिमला में भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की घटनाओं को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया।
बारिश और खराब मौसम की वजह से चंडीगढ़ में 6 सितंबर तक सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी कर दी गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वो अमृतसर, कपूरथला और गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इस दौरान वो किसानों से मुलाकात कर वहां हुए नुकसान का आकलन करेंगे। इधर राजस्थान के दौसा में सड़क पर बह रहे सैलाब में एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल के साथ बह गए। डरा देने वाली यह घटना तब हुई जब भारी बारिश के बाद वहां नाले में उफान आ गया। उसका पानी सड़क के ऊपर बहने लग गया। उस व्यक्ति को अंदाजा नहीं मिला कि वहां पानी का बहाव इतना तेज होगा कि वो उसमें बह जाएंगे। वो जैसे ही आगे बढ़े पानी के तेज बहाव में फंसकर बह गए। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी थी कि थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक पेड़ का सहारा मिल गया। वो किसी तरह वहां रुकने में कामयाब हो गए। तब तक आसपास के कुछ लोग उनकी मदद के लिए पहुंच गए। वो रस्सी की मदद से उन तक पहुंचे और फिर उन्हें और उनकी मोटरसाइकिल को बहने से बचा लिया। इस घटना के बाद पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो बारिश और तेज बहाव के दौरान इस तरह का जोखिम न उठाएं। क्योंकि भारी बारिश के बाद सड़क पर बह रहे सैलाब में वो व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल के साथ फंस गए। बाद में आसपास के लोगों ने न सिर्फ उन्हें बचाया बल्कि उनकी मोटरसाइकिल को भी नाले से बाहर निकाल लिया। इससे पहले उस व्यक्ति ने जैसे ही पानी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश की, वो बीच रास्ते में जाकर बुरी तरह फंस गए। वो न तो आगे बढ़ पा रहे थे न ही पीछे जा पा रहे थे। उन्होंने थोड़ी देर तक तो खुद को संभाले रखा, लेकिन वो ज्यादा देर तक पानी के तेज बहाव का सामना नहीं कर पाए। उनकी मोटरसाइकिल पानी में गिरकर आगे चली गई। इसके बाद उन्होंने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। हालांकि आगे जाकर उन्हें एक पेड़ का सहारा मिल गया। वो किसी तरह वहां अपनी बाइक के साथ खड़े होने में कामयाब हो गए, लेकिन खतरा टला नहीं था। वहां से किनारे तक आना बेहद मुश्किल था। ऐसे में आसपास के लोगों ने उनकी मदद की। वो मोटी रस्सी के सहारे उन तक पहुंचे और फिर धीरे धीरे उन्हें किनारे तक लेकर आए। लोगों ने उनकी मोटरसाइकिल को भी इसी तरह पानी से निकाला। अगर वो लोग वहां नहीं पहुंचते तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद पुलिस ने लोगों को सलाह दी कि वो पानी के तेज बहाव में जाने की कोशिश न करें। उधर राजस्थान के सवाई माधोपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बांध के ऊपर से बह रहे पानी में स्टंट दिखाने की कोशिश में एक आदमी बह गया। पानी के तेज बहाव की वजह से उसका संतुलन बिगड़ा और वो देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस और प्रशासन को दी गई। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक जो आदमी पानी में बहा उसने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में वो ढील बांध के ऊपर पहुंच गया। लोगों ने दावा किया कि वो आदमी बांध के ऊपर से बह रहे पानी में कुछ देर तक स्टंट दिखाता रहा। उसकी हरकतों को देखकर वहां मौजूद लोगों ने उसे समझाने और रोकने की कोशिश की। उसे बार बार पानी से निकलने के लिए कहा गया, लेकिन लाख समझाने के बाद भी वो नहीं माना। उसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वो पानी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि प्रशासन ने तुरंत उसकी तलाश में बचाव अभियान शुरू कर दिया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। क्योंकि बांध के ऊपर से बहते पानी की रफ्तार बेहद तेज थी। उसकी चपेट में आने का मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठना था। इसीलिए ढील बांध के ऊपर स्टंट दिखाने की कोशिश कर रहे उस आदमी को लोगों ने रोकने की कोशिश की। कई बार उसे समझाया गया, लेकिन लाख मनाने के बाद भी वो नहीं माना। वो बांध के ऊपर से बह रहे पानी में खड़ा रहा। तभी पानी के तेज बहाव की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया। पानी में गिरने के बाद बहने से बचने के लिए उसने बांध के ऊपर बनी रेलिंग पकड़ ली, लेकिन पानी की ताकत के आगे वो हार गया और चंद सेकंड के अंदर आंखों से ओझल हो गया। ओ जाने वाला है, बस आए गया। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक जो आदमी पानी में बहा उसने शराब पी रखी थी। शराब के नशे में ही वो बांध के ऊपर से बहते पानी में खड़ा हो गया। कुछ देर तक तो किसी तरह पानी के बीच में वो टिका रहा। वो गियो अब न। उसे पानी के बीच में खड़ा देखकर किनारे पर खड़े लोगों की सांसें अटकी रहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बांध के ऊपर से बह रहे पानी में समा गया। तुरंत इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी गई। इसके बाद उसे ढूंढने के लिए प्रशासन ने बचाव अभियान शुरू कर दिया। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में कई घंटों तक हुई भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वहां की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना भी मुश्किल हो गया। जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर भी पानी भर गया। इसकी वजह से वहां इलाज करवाने आ रहे मरीजों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। इसके अलावा जयपुर के पौष इलाकों की सड़कें भी पूरी तरह जलमग्न हो गई। वहां से गुजरने वाली कई गाड़ियां फंस गई। इसके बाद लोग अपनी गाड़ियों को घसीटते हुए वहां से जाते नजर आए। जयपुर में सुबह से ही जोरदार बारिश शुरू हो गई और कुछ ही घंटों में वहां की सड़कें पानी से लबालब हो गई। वहां के नारायण सिंह सर्कल इलाके में सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। लोगों का वहां चलना तक मुश्किल हो गया।
हालात ऐसे हो गए कि सड़क किनारे लगे ठेले भी आधे पानी में डूबे दिखाई दिए। शहर की तकरीबन आधा दर्जन रोडें इस वक्त आप देखिए कि पानी के अंदर डूबी है। पूरा जयपुर शहर आप मान के चलिए कि इस वक्त आप देखिए कि पानी के अंदर है। जयपुर के जेके लॉन अस्पताल के गेट के बाहर भी कई फीट तक पानी भर गया। ऐसे में वहां आने जाने वाले मरीजों को काफी दिक्कतें हुई। इस दौरान वहां से गुजर रहे कुछ लोगों की गाड़ियां भी पानी में फंसने से खराब हो गईं। गाड़ी को साइड में लगाया क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भर चुका है, तो गाड़ी मतलब बंद हो चुकी पूरी सी। जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आया। वहां इलाज करवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोग घंटों तक पानी के बीच खड़े रहे। पूरे अस्पताल के अंदर आप जहां देखेंगे वहीं पानी नजर आएगा। पूरा अस्पताल इस वक्त पानी के अंदर है, हर कोई जूझ रहा है। इसके अलावा जयपुर के कई पॉश इलाके भी पानी में डूब गए। वहां की सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। इसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई और वहां जैम लग गया। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस बीच मुसीबत तब बढ़ गई जब बाढ़ का पानी लोगों के मकानों में पहुंच गया। मकानों में पानी भर जाने के बाद वहां रखी चीजें पानी में तैरने लग गईं। रहना तो दूर, लोगों का खड़ा होना भी खतरे से खाली नहीं रहा, क्योंकि बाढ़ के पानी में सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों के काटने का डर बढ़ गया। मकानों के साथ साथ घरेलू जानवरों के रहने वाली जगह भी पानी में डूब गई। ऐसे में उनकी भी मुश्किल बढ़ गई। कुछ लोगों को तो मजबूरी में अपने घर छोड़ने पड़ गए, क्योंकि उनके घरों में कई फीट तक पानी जमा हो गया। अंदर रखा जरूरी सामान भी बर्बाद हो गया। एक मकान में रखी चीजें तो पानी में तैरती नजर आईं। डरा देने वाली तस्वीरें ग्वालियर के भगवान सिंह इलाके से सामने आईं। वहां कई दिनों की बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। इस दौरान घरेलू जानवरों पर भी मुसीबतें टूट पड़ी, क्योंकि उन्हें जिन जगहों पर बांधा गया था वहां भी पानी ने कब्जा जमा लिया। ये 4-5 दिन हो गए परेशान हो रहे हैं। क्या कहते हैं, पशु, आदमी, मोड़ी मोड़ा, सब बच्चे कुच्चे सब भूखे प्यासे हैं। पूरे इलाके में पानी ही पानी नजर आया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। लोग कमर तक भरे पानी में चलने को मजबूर हो गए। कुदरत की मार झेल रहे लोगों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा। उन्होंने दावा किया पूरा इलाका डूबने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। फोन किया, कोई कह रहे आ रहे हैं, कोई नहीं आया। हालांकि लोगों के कई बार शिकायत करने पर प्रशासन के कुछ अधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने रास्तों पर जमा पानी को निकलवाने का काम तेज करवाया। इधर यूपी के अमेठी में भीषण सड़क हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार की ट्रक से टक्कर हो गई। इस भयानक हादसे में कार में बैठे 2 कारोबारियों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों कारोबारी आजमगढ़ से लखनऊ जा रहे थे। 20 अगस्त को जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने घर पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने 165 शिकायतें सुनी और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के आसपास सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। पंजाब से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ने एक वीडियो जारी कर पंजाब पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस उनका एनकाउंटर करने के लिए आई थी। एक रोज पहले रेप के एक मामले में पंजाब पुलिस ने हरियाणा के करनाल से उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस ने आरोप लगाया कि थाने ले जाने के दौरान वो फरार हो गए थे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸੱਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾਲ बैठे ਆ ਕੱਲ ਦੇ। उधर बिहार की राजधानी पटना में उस वक्त हड़कंप मच गया जहां उर्दू और बांग्ला टीईटी के अभ्यर्थी हाथों में जहर की शीशियां लेकर प्रदर्शन करने पहुंच गए। उन्होंने अपनी मांग पूरी न होने पर जान देने की चेतावनी दे डाली। टीईटी सरकारी टीचरों की भर्ती के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा, यानी सरकारी टीचरों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में वही अभ्यर्थी बैठ सकते हैं जिन्होंने टीईटी का इम्तिहान पास किया हो। पटना में उर्दू और बांग्ला भाषा में टीईटी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 12 साल पहले दी गई टीईटी परीक्षा के नतीजे अभी तक जारी नहीं किए गए। वो हाथों में पोस्टर, बैनर और जहर की शीशियां लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के दफ्तर के बाहर जमा हो गए। अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की और इंसाफ की गुहार लगाई। वो करीब 2 घंटे तक वहां हंगामा करते रहे। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती दिखाई और उन्हें जबरदस्ती वहां से हटा दिया, लेकिन भड़के हुए अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि अगर 10 दिन के अंदर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो जेडीयू दफ्तर के गेट पर आत्मदाह कर लेंगे। क्योंकि उनका आरोप है कि जो परीक्षा उन्होंने साल 2013 में दी थी उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया। उर्दू और बांग्ला भाषा में टीईटी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने जेडीयू दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे। कुछ लोगों के हाथों में जहर की शीशियां भी दिखी।
उन्होंने सालों से अटके उर्दू और बांग्ला टीईटी के नतीजे जल्द जारी करने की मांग की। आज आर और पार की लड़ाई है और अगर रिजल्ट पे 10 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो इसी गेट पे पूरे बिहार के हजारों छात्र आत्मदाह करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि साल 2013 में करीब 12,000 अभ्यर्थियों ने उर्दू और बांग्ला भाषा में टीईटी की परीक्षा दी थी। बाद में रिजल्ट भी आया था, लेकिन गड़बड़ी का हवाला देकर उस पर रोक लगा दी गई थी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बाद के सालों में राज्य सरकार की तरफ से कई बार भरोसा दिया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए वो सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि जेडीयू दफ्तर के बाहर बवाल बढ़ता देख पुलिस ने अभ्यर्थियों की भीड़ को जबरन वहां से हटा दिया। इधर बिहार के सिवान में एक सरकारी अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड मरीज का इलाज करते नजर आए। चौंका देने वाला यह मामला सिवान के मैरवा इलाके में मौजूद सरकारी अस्पताल का रहा। वहां एक बुजुर्ग जब अपना इलाज करवाने पहुंचे तो अस्पताल में तैनात एक सुरक्षा गार्ड ने ही उन्हें इंजेक्शन लगा दी। हैरानी की बात यह रही कि किसी ने भी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। न तो अस्पताल के किसी कर्मचारी ने उन्हें टोका, न ही मरीज के परिवार वालों ने ही आपत्ति जताई। लेकिन जब इस मामले की जानकारी जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी को मिली तो उन्होंने इस पर चिंता जताते हुए अस्पताल प्रशासन से जवाब मांग लिया। सिवान का यह सरकारी अस्पताल कुछ रोज पहले भी चर्चा में आया था। उस वक्त बुखार का इलाज करवाने पहुंचे एक मरीज को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा दिया गया था। मरीज के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मरीज को वो इंजेक्शन लगा दिया गया जो कुत्ते के काटने पर लगाया जाता है। उस घटना के बाद सिवान का यह सरकारी अस्पताल एक बार फिर चर्चा में आ गया और इस बार वहां के एक सुरक्षा गार्ड ने एक मरीज को इंजेक्शन लगा दिया। सिवान के मैरवा इलाके में मौजूद इस सरकारी अस्पताल में एक बुजुर्ग अपना इलाज करवाने पहुंचे, लेकिन वहां तैनात एक सुरक्षा गार्ड उनका इलाज करते नजर आए। उन्होंने बुजुर्ग को खुद ही इंजेक्शन लगा दिया। ऐसा लगा जैसे वो खुद डॉक्टर हों। उस वक्त अस्पताल के कुछ कर्मचारी और मरीज के परिवार वाले भी वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें टोका नहीं। बाद में जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी तक बात पहुंची तो उन्होंने अस्पताल प्रशासन से इस पर जवाब मांग लिया। हमने सरकारी चिकित्सा अधिकारी मैरवा से भी बात की है और हमने उनसे इस मामले में स्पष्टीकरण की मांग की। सिवान के मैरवा इलाके में मौजूद इसी सरकारी अस्पताल में कुछ रोज पहले गलत इंजेक्शन लगाने का मामला सामने आया था। उस वक्त बुखार का इलाज करवाने पहुंचे एक मरीज को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा दिया गया था, यानी वो इंजेक्शन जो किसी कुत्ते के काटने पर लगाया जाता है। बाद में मरीज के परिवार वालों ने थाने जाकर न सिर्फ डॉक्टर बल्कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर के एक सरकारी अस्पताल में चूहों के काटने से 2 नवजातों की मौत हो गई। आरोप लगाया गया कि महाराजा यशवंतराव अस्पताल में पिछले कई दिन से चूहे घूम रहे थे, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया। यही वजह है कि उन चूहों ने आईसीयू में भर्ती उन दोनों नवजातों को कुतर दिया। इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। इस मामले के सामने आने के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अस्पताल प्रशासन को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। इस मामले के बढ़ने के बाद अस्पताल के 2 नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और शिशु रोग विभाग के एचओडी को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा समय पर पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाने के आरोप में पेस्ट कंट्रोल करने वाली एजेंसी पर 1 लाख का जुर्माना लगा दिया गया। क्योंकि चूहों के हमले की वजह से उस अस्पताल में भर्ती 2 बच्चों की जान चली गई। इस घटना के बाद महाराजा यशवंतराव अस्पताल का एक वीडियो सामने आया। उसमें एक चूहा वहां के आईसीयू में घूमता दिखाई दिया। वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, जैसे वो उस आईसीयू का चप्पा चप्पा जानता हो। आरोप लगाया गया कि उस अस्पताल में पिछले कई दिन से चूहे इसी तरह घूम रहे थे, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यही वजह रही कि उन चूहों ने उन नवजातों को नोच डाला। जानकारी के मुताबिक चूहों ने एक नवजात की उंगलियां कुतर दी थी, जबकि दूसरे नवजात के सिर और कंधे को कुतर दिया था। इस मामले में उस अस्पताल में पेस्ट कंट्रोल करवाने वाली एजेंसी की लापरवाही सामने आई। ऐसे में उस एजेंसी के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया गया। एजेंसी है, इस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और उसको टर्मिनेट करने की नोटिस भी दी गई है। जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उनको हटाया है। इसके साथ ही एक उच्च स्तरीय जांच टीम भी बना दी गई जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और संबंधित लोगों की जांच बिठा के और इस पर हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे आगे पुनरावृत्ति ना हो। इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने भी उस अस्पताल को नोटिस भेजा और घटना पर जवाब मांगा। 100 बात की एक बात यह कि सरकारी अस्पतालों में तो जो हो जाए वो कम है। बिहार में फिर एक गार्ड इंजेक्शन लगा रहा था। मध्य प्रदेश में 2 नवजातों की मौत हो गई, चूहे के काटने से मौत हो गई। हम चिप बना रहे हैं, दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। ये सब किस काम का जब बच्चे पैदा हों और जान गंवा दें चूहों के काटने से। और गार्ड के इंजेक्शन लगाने की तस्वीरें कुछ दिन पहले भी आई थी
और वहीं एक आदमी को बुखार होने पर कुत्ते के काटने का इंजेक्शन लगा दिया गया था। बुखार होने पर गलती से लग गया कुत्ते के काटने का इंजेक्शन। किसी अधिकारी के साथ हो सकता है ऐसा? किसी अधिकारी के परिवार के नवजात को चूहे काट जाएं, ऐसा कभी हो सकता है इस देश में? कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा हो भी जाए तो उस अस्पताल की हालत क्या कर देंगे अधिकारी लोग। लेकिन पब्लिक के बच्चों की जान चूहे के काटने से जाती हो तो जाती रहे। क्या हुआ? जांच बैठा दी गई है, जांच बैठा दी गई है, जांच हर बार बैठा दी जाती है। किस जांच के बाद किसी अधिकारी पर कोई ऐसा एक्शन हुआ है जो पब्लिक पर होता है जब पब्लिक कुछ गलती कर दे? कह रहे पेस्ट कंट्रोल वाली एजेंसी ने सही से काम नहीं किया, उस पर 1 लाख का जुर्माना लगा दिया। 1 लाख का जुर्माना लगा दिया पेस्ट कंट्रोल वाली एजेंसी पर। पेस्ट कंट्रोल वाली एजेंसी को ठेका किसने दिया था? ठेके कैसे मिलते हैं पब्लिक को पता नहीं है क्या? अरे ठेके दे भी देते हो, इतना तो देख लिया करो कि काम हुआ या नहीं हुआ। चूहे घूम रहे हैं, पता नहीं चला, अब एक्शन ले रहे हो। 2 बच्चे मर गए तब आपको पता चल रहा है कि पेस्ट कंट्रोल नहीं हुआ था। 2 बच्चे मर गए तब आपको पता चल रहा है कि अस्पताल में चूहे हैं। 2 बच्चे मर गए तब आपको पता चल रहा है कि अस्पताल के बच्चों के आईसीयू में चूहे हैं, बड़े बड़े चूहे हैं, बच्चों की उंगलियां काट रहे हैं, बच्चों की जान जा रही है। किसी प्राइवेट अस्पताल में ऐसा हो सकता है? ऐसा हो जाता है, यही अधिकारी छापा मारकर अस्पताल ही सील कर देते। लेकिन सरकारी है तो क्या फर्क पड़ रहा है? जांच हो रही है, सस्पेंड कर दिया गया है। अरे गार्ड इंजेक्शन लगा रहे हैं, डॉक्टर है नहीं, नर्स है नहीं, वार्ड बॉय है नहीं, हैं तो बुखार होने पर कुत्तों के काटने वाला इंजेक्शन लगा देते हैं। किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं होता ये, और होता है तो फिर एक्शन होता है, क्योंकि वो तो प्राइवेट है, वहां तो किसी की गर्दन लगी होती है। यहां किसी की गर्दन ही नहीं है। यहां बिना किसी फिक्र के काम कर रहे हैं लोग कि भाई जांच हो रही है। कोई अधिकारी लगवा लेगा गार्ड से इंजेक्शन। कुत्ते के काटने वाला इंजेक्शन लगाकर दिखाओ किसी अधिकारी को अगर बुखार हो गया हो तो। पब्लिक के पैसे से अस्पताल बनाते हैं, पब्लिक के पैसे से तनख्वाहें लेते हैं, और मर रही है कौन? पब्लिक ही मर रही है। किसी के बच्चे की मौत चूहे के काटने हो जाए, उसके घर जाकर दिखाओ। जांच बैठा दी आपने, मुंह दिखाने की हिम्मत है इन बेशर्म अधिकारियों को। नवजात बच्चों की जान चली गई, उस घर में जा सकते हैं आप? सोचिए, अस्पताल में एडमिट हुए होंगे, कितनी उम्मीदों से, कितने खुश हुए होंगे जब खबर आई होगी कि बच्चे के पैदा होने की खबर आई होगी, और फिर बता दिया कि बच्चा नहीं रहा। और कैसे नहीं रहा? चूहे ने नोच डाला, जान चली गई। जो जान अभी अभी आई थी दुनिया में, वो जान चली गई। वो कह रहे हैं एजेंसी ने पेस्ट कंट्रोल ठीक से नहीं किया। ये हो गई कार्रवाई। 100 बात की एक बात। इधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में ड्रोन से हथियार मंगाने वाले एक गिरोह को पकड़ने का दावा किया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस ने सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स मंगाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में शामिल लोग पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियारों और ड्रग्स को जम्मू कश्मीर में सप्लाई करते थे। पुलिस ने इस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में एसटीएफ ने चुराए गए मोबाइल फोन को नेपाल और बांग्लादेश भेजने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा के एंगल से भी मामले की जांच में जुट गई। इस गिरोह के मुखिया समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक उनके पास से कुछ हथियार और सैकड़ों फोन जब्त किए गए। उधर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस ने जिला बदर यानी जिले से निकाले गए समाजवादी पार्टी के नेता कैस खान को घर के अंदर से गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगाया गया कि जिला बदर होने के बाद भी कैस खान अपने रिश्तेदार के घर में छिपकर रह रहे थे। इसका पता चलने के बाद पुलिस की एक टीम ने छापेमारी कर उन्हें धर दबोचा। वो एक कमरे में सामान रखने के लिए बनाए गए स्लैब पर बिछे हुए थे। कन्नौज के सदर कोतवाली इलाके में रहने वाले कैस खान पर 7 मुकदमे दर्ज हैं। इसी वजह से 28 जुलाई को कन्नौज के डीएम ने रोंडा एक्ट के तहत कैस खान को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया था। मतलब ये कि 6 महीने तक कैस खान कन्नौज जिले में दाखिल नहीं हो सकते थे। आरोप है कि जिला बदर होने के बाद भी कैस खान चोरी छिपे अपने रिश्तेदार के घर में रह रहे थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम ने घर पर छापा मारा। घर के अंदर तलाशी शुरू की गई, लेकिन कैस खान वहां नहीं मिले। और उसी दौरान पुलिस की एक अधिकारी की नजर एक कमरे में सामान रखने के लिए बनाए गए स्लैब पर पड़ी। वहां एक गद्दा रखा था। उस पूरी जगह को ढकने के लिए पर्दा भी लगाया गया था।
शक होने पर पुलिस अधिकारी ने एक कुर्सी मंगवाई। उस पर चढ़कर उन्होंने गद्दे को हटाया। गद्दे के हटने के बाद हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी के नेता कैस खान गद्दा ओढ़कर लेटे नजर आए थे। पुलिस ने कैस खान को नीचे उतारा और फिर गिरफ्तार कर उन्हें थाने ले गई। पुलिस के मुताबिक कन्नौज के सदर कोतवाली इलाके में रहने वाले कैस खान पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। कन्नौज के डीएम ने उन्हें 28 जुलाई को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया था। मतलब 6 महीने तक कैस खान कन्नौज जिले में दाखिल नहीं हो सकते थे। लेकिन आरोप लगाया गया कि इसके बाद भी वो अपने रिश्तेदार के घर पर छिपकर रह रहे थे। 28 जुलाई में जिला बदर किया गया और आज पता चला कि ये जिला बदर होते हुए भी अपने घर पे मौजूद। पुलिस के मुताबिक कैस खान पर 7 मुकदमे दर्ज हैं। उन पर अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने के भी आरोप लगाए गए। 6 जनवरी को कैस खान के मैरिज हॉल पर बुलडोजर भी चलाया गया था। सौगात की एक बात यह कि चीन पहुंच तो गए आसिम मुनीर, लेकिन खबर यह है कि चीन ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है कि CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का दूसरा फेज तभी शुरू होगा जब पाकिस्तान सुरक्षा दे और अपनी तरफ की शर्तें पूरी करे। विश्लेषक ये बता रहे हैं कि ट्रंप के साथ जब से मुनीर की मुलाकात हुई और अमेरिका से पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ी, तो चीन अब पाकिस्तान को ज्यादा ढील देने के मूड में नहीं है। ऊपर से ये जो खबरें आई कि अमेरिका को पाकिस्तान न्योता दे आया है कि हमारे यहां आकर बलूचिस्तान में खदानें खोद लो, खनिज निकाल लो, निवेश कर लो, उस पर चीन बिल्कुल राजी नहीं है, क्योंकि वहीं से तो CPEC का रास्ता जा रहा है ग्वादर तक। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि चीन क्यों बना रहा है पाकिस्तान में सड़क और बंदरगाह। CPEC क्या है वो तो शायद लोग जानते हैं, लेकिन क्यों चीन के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है ये ज्यादा पब्लिक नहीं समझती। असल में ये अमेरिका और चीन के बीच शतरंज की बाजी चल रही है। क्यों बनाया चीन ने CPEC? ये तो सब जानते हैं कि ये एक हाईवे है जो चीन बना रहा है, जो चीन के शिनजियांग से शुरू होता है। शिनजियांग तिब्बत के पश्चिम में है, कश्मीर के उत्तर में। ये चीन का सबसे बड़ा प्रांत है और मुस्लिम इलाका है। यहां वीगर मुसलमान रहते हैं। यहां से हाईवे शुरू करके पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए बलूचिस्तान के ग्वादर तक हाईवे बना रहा है चीन, और ग्वादर में बना रहा है बंदरगाह। यानी चीन का सीधा कनेक्शन अब बन जाएगा अरब सागर तक। ये तो लोग जानते हैं, लेकिन चीन क्यों बना रहा है ये रास्ता? तो उसकी बड़ी वजह है मलक्का का गलियारा। जानते हैं क्या है मलक्का का गलियारा? मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट है ये समुद्र में एक बहुत संकरा सा रास्ता है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। ये बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। यानी एक तरफ बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर है। मतलब एक तरफ हिंद महासागर है, इंडियन ओशन, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन। तो ये स्ट्रेट हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच एक पुल की तरह है। इसकी लंबाई तो है करीब 800 किलोमीटर, लेकिन कुछ जगहों पर यह इतना संकरा है कि सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है। 3 किलोमीटर से भी कम, 3 किलोमीटर से भी कम। सोचिए एक समुद्री रास्ता जो इतना तंग है कि बड़े बड़े जहाज भी मुश्किल से गुजरते हैं। यह मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में एक है। हर साल 1 लाख से ज्यादा जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। तो उधर जहां हूथी विद्रोही हमले करते रहते हैं, उस रास्ते पर तो सबकी नजर रहती है। या जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ईरान के बगल में, उस समुद्री रास्ते पर भी लोगों की नजर रहती है कि वहां से दुनिया का सारा तेल का कारोबार होता है। लेकिन मलक्का स्ट्रेट पर उतना ध्यान नहीं जाता लोगों का। जबकि चीन का 60% तेल जो सऊदी अरब से आता है, ईरान से आता है या इराक जैसे देशों से आता है, वो कौन से रास्ते से आता है? इसी मलक्का गलियारे से, इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। और चीन का माल जो दुनिया भर में जाता है, मोबाइल, कपड़े, मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ, उसका 80% इसी स्ट्रेट से होकर जाता है। तो आप समझ लो कि चीन के लिए रास्ता कितना अहम है ये। यानी अगर आपको रसोई का सारा तेल और आटा एक ही दुकान से आता हो, वो दुकान ही बंद हो जाए, तो घर में खाना ही बनाना मुश्किल हो जाएगा। चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट की उतनी ही अहमियत है, ये समझ लीजिए। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो चीन की फैक्ट्रियां रुक सकती हैं, सामान बनाने के लिए कच्चा माल रुक सकता है, सामान बनाकर बेचने के लिए बाजार का रास्ता रुक सकता है। लेकिन यहां एक बड़ी परेशानी है, इस स्ट्रेट का कंट्रोल चीन के पास तो है नहीं। उसके आसपास कौन से देश हैं? सिंगापुर, मलेशिया,
और इंडोनेशिया। और ये इन देशों को किसने अपने पाले में लिया हुआ है? अमेरिका ने। ये अमेरिका के दोस्त हैं और इस पूरे इलाके के आसपास अमेरिकी नौसेना का बेड़ा भी रहता है, अमेरिकी अड्डे भी हैं। चीन की अर्थव्यवस्था जो उसकी ताकत है, उसका टेटुआ अगर दबाना हो अमेरिका को, तो उसने शतरंज की यहां वाली बिसात पर अपने मोहरे पहले से फिट किए हुए। तो चीन ने तोड़ क्या निकाला? CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब आप समझे हमने क्यों कहा कि चीन और पाकिस्तान के रिश्ते को समझने के लिए यह मलक्का का समुद्री गलियारा क्या है समझना जरूरी है। चीन ने प्लान बनाया कि अरब सागर तक एक दूसरा रास्ता निकाल लेगा जिस पर पूरा उसका कंट्रोल होगा। तो पाकिस्तान को कहा कि हम करेंगे आपके यहां निवेश, आप चिंता मत करो। उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया। एक विशाल प्रोजेक्ट है जिसमें चीन ने 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। CPEC में सड़कें, रेलवे, पाइपलाइन बनाई गई। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से शुरू होकर 3000 किलोमीटर की दूरी तय करके चीन के शिंजियान तक जाती हैं ये पाइपलाइन। ग्वादर बंदरगाह अरब सागर के किनारे बलूचिस्तान में, और यह हिंद महासागर का एक अहम दरवाजा है। इससे चीन को तेल और बाकी माल जमीन के रास्ते सीधे मिल सकता है बिना मलक्का स्ट्रेट के। ग्वादर से तेल की पाइपलाइन सीधे चीन तक जा सकती है और व्यापार के लिए ट्रक और ट्रेन चल सकती है। इससे चीन को मलक्का स्ट्रेट की चिंता चीन की कम हो जाती है। साथ ही ग्वादर पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बाजारों के लिए भी एक शानदार जगह है क्योंकि ये सऊदी अरब और दुबई जैसे देशों के करीब है। यानी चीन को न सिर्फ सुरक्षा मिलती है बल्कि व्यापार का एक नया रास्ता भी खुलता है। तो यह समझने के बाद अब आइए इस मुलाकात पर जो मुनीर और शहबाज की हुई है चीन में। शी जिनपिंग ने उनसे CPEC के दूसरे चरण की बात की। पहला चरण सड़कें और बिजली बनाने का था, दूसरा चरण है नई फैक्ट्रियां लगाने, खेती को आधुनिक करने उस इलाके में, ग्वादर को एक बड़ा ट्रेड सेंटर बनाने का। लेकिन असली खबर यह है कि शी जिनपिंग ने दे दी कड़ी चेतावनी अमेरिका से दोस्ती को लेकर, क्योंकि अमेरिका की मलक्का स्ट्रेट में चुनौती की वजह से ही तो चीन CPEC बना रहा है और मुनीर उसी अमेरिका को बलूचिस्तान में आकर इन्वेस्ट करने का न्योता दिया है। अगर अमेरिका का दखल ग्वादर या उस इलाके में बढ़ गया जहां CPEC बन रहा है तो चीन का तो मलक्का स्ट्रेट से बचने का सारा प्लान ही बेकार हो सकता है। चीन ने बहुत सोच समझकर तो शतरंज की यह चाल चली थी, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के आसपास के देश अमेरिका के पाले में हैं। तो चीन ने तो CPEC बनाया ही इसलिए था ताकि कोई ऐसा रास्ता हो जो उसके कंट्रोल में हो। चीन ने लाखों करोड़ों रुपए इसके लिए थोड़ी लगाए कि पाकिस्तान में कि अगर अमेरिका को ग्वादर में या बलूचिस्तान में कोई जगह मिल गई तो वो चीन के तेल और व्यापार के रास्ते पर नजर रख ले। ग्वादर सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, चीन की रणनीति का एक अहम मोहरा है। तो अब पाकिस्तान की हालत समझिए, इधर कुआं उधर खाई। वो इस प्रोजेक्ट में इतना फंस गया है कि अब निकल तो सकता नहीं है। CPEC के पहले चरण में उसने चीन से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले लिया है। कर्ज चुकाना तो उसके बस की बात नहीं है। ऊपर से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर है, कटोरा लिए खड़ा है हर जगह। नई फैक्ट्रियां बनाने या ग्वादर को बेहतर करने के लिए उसके पास अपने पैसे तो हैं, लेकिन ट्रंप से पींगे बढ़ाई तो चीन दबाव डाल रहा है कि CPEC को जल्दी पूरा करो। वो ट्रंप और अमेरिका से मदद मांग रहा है, लेकिन अमेरिका मदद देने के बदले में बलूचिस्तान में खदाने चाहता है। चीन अमेरिका को वहां आने नहीं देगा। उसने पाकिस्तान से कर्जा वसूलना शुरू कर दिया अगर, तो पाकिस्तान ही बिक जाएगा। यानी पाकिस्तान अब पूरी तरह चीन के चंगुल में आता दिख रहा है। ये 2 नावों की सवारी उसे अभी से भारी पड़ रही है। चीन ने पाकिस्तान में निवेश अपने मतलब के लिए किया है। चीन के मलक्का स्ट्रेट के अलावा उसे ऐसा रास्ता चाहिए था जो पूरे उसके कंट्रोल में हो पूरा। पाकिस्तान को कर्ज देकर उसने अपने चंगुल में तो जकड़ लिया। अगर इधर भी अमेरिका के आने का खतरा बना तो अपने कंट्रोल को टाइट करने के लिए चीन पाकिस्तान को पूरा अंगूठे के नीचे क्यों नहीं दबाएगा? ये तो शतरंज है। चाल पाकिस्तान अमेरिका की शह पर अगर चलेगा तो चीन भी दिखा सकता है कि बाजी किसके हाथ है। 100 बात की एक बात। इधर ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले विराट कोहली ने भी BCCI का फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। खबर है कि विराट कोहली ने इंग्लैंड में ही BCCI का फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। BCCI के सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली ने इंग्लैंड में हुए उन टेस्ट की रिपोर्ट BCCI को भेजी। उनसे पहले रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह समेत कई खिलाड़ियों ने बेंगलुरु पहुंचकर फिटनेस टेस्ट दिया था।
भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी और उनके साथी माइकल वीनस ने यूएस ओपन के पुरुषों के डबल्स मुकाबले में क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने केविन क्रेविएट्स और टिम पुट्स की जोड़ी को 6-4, 6-4 से हराया। उधर चीन के बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बार फिर मजाक उड़ना शुरू हो गया। उनके कपड़ों को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। शहबाज शरीफ जब पुतिन से मुलाकात करने के लिए कुर्सी पर बैठे तो उनकी पैंट उनके मौजू से ऊपर चली गई। ऐसा लगा जैसे उस पैंट की लंबाई शहबाज शरीफ के हिसाब से कम थी। इसके अलावा जब पुतिन अपनी बात रख रहे थे तो शहबाज शरीफ ट्रांसलेशन डिवाइस भी सही से अपने कान पर नहीं लगा पाए। मतलब पुतिन ने उनसे क्या कहा ये वो समझ ही नहीं पाए। वो जिस तरह से ट्रांसलेशन डिवाइस लगाने के लिए जूझते दिखे उसे देखकर पुतिन भी हंस पड़े। मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिर एक बार दुनिया के सामने अपना मजाक उड़वा लिया। चीन के बीजिंग में पुतिन और शहबाज शरीफ की इस मुलाकात पर सबकी नजरें थीं, लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ वहां पहुंचे और कुर्सी पर बैठे, उनकी पैंट ने उनका मजाक बनवा दिया। कुर्सी पर बैठते उनकी पैंट खिंच गई और मोज़ों से ऊपर तक चढ़ गई। ऐसा लगा जैसे उस पैंट की लंबाई शहबाज शरीफ के हिसाब से काफी कम हो। हालांकि ये इकलौती चीज नहीं थी जिसकी वजह से उनका मजाक बना। इसके बाद पुतिन ने उनके सामने अपनी बात रखी। पुतिन बोलते रहे लेकिन शहबाज शरीफ ने अपने कान में ट्रांसलेशन डिवाइस ही नहीं लगाया था। मतलब पुतिन ने क्या कहा उनके कुछ समझ ही नहीं आया। जब उन्हें ध्यान आया कि वो डिवाइस लगाना है तो वो उससे जूझते दिखे। वो उसे अपने कान पर फिट ही नहीं कर पाए। ये देखकर पुतिन को पहले तो हंसी आई, फिर उन्होंने शहबाज शरीफ की मदद करने की कोशिश भी की। पुतिन उन्हें इशारे से समझाते रहे कि वो डिवाइस कान पर कैसे लगाना है, लेकिन शहबाज शरीफ उसमें बुरी तरह उलझे रहे। इधर दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर चीन की राजधानी बीजिंग में भव्य विक्ट्री डे परेड हुई और इसमें चीन ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। इस परेड में अमेरिका तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल से लेकर सैकड़ों हथियारों को शामिल किया गया। 50,000 से ज्यादा लोगों के सामने चीन की तीनों सेनाओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन समेत करीब 25 देशों के मुखिया इस परेड को देखने पहुंचे। परेड की शुरुआत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भाषण के बाद हुई। इसके बाद चीन के करीब 100 लड़ाकू विमानों ने एक साथ आसमान में उड़ान भरी। वो परेड वाली जगह से गुजरे तो लोग टकटकी लगाए उन्हें देखते रहे। सबसे खास मौका तब आया जब वहां शांति का प्रतीक माने जाने वाले डव पक्षियों को उड़ाया गया, क्योंकि 100-200 या 1000-2000 नहीं बल्कि 80,000 डव एक साथ छोड़ दिए गए। इसके बाद तो आसमान में हर तरफ उनका ही कब्जा दिखाई दिया। माना जा रहा है कि चीन ने इस परेड के जरिए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। क्योंकि अमेरिका के साथ तनातनी के बीच चीन की विक्ट्री डे परेड में करीब 25 देशों के नेता शामिल हुए। शी जिनपिंग के एक तरफ पुतिन तो दूसरी तरफ किम जोंग उन चलते दिखाई दिए। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार वाले दिन होने वाली इस परेड की शुरुआत चीन का झंडा फहराने के बाद हुई। इसके बाद तो एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। चीन के करीब 100 लड़ाकू विमान परेड वाली जगह के ऊपर उड़े तो हर कोई उन्हें देखता रह गया। उन्होंने आसमान में वी यानी विक्ट्री का साइन बनाया। इस परेड में आधुनिक लेजर वेपन से लेकर आत्मघाती ड्रोन और रोबोट डॉग भी नजर आए। यही नहीं, दुनिया ने पहली बार चीन की DF-5C न्यूक्लियर मिसाइल को भी देखा। दावा है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमले की ताकत रखने वाली ये मिसाइल अमेरिका तक तबाही मचा सकती है, क्योंकि DF-5C की रेंज करीब 16,000 किलोमीटर बताई गई, जबकि बीजिंग से अमेरिका के न्यूयॉर्क की दूरी 11,000 किलोमीटर के आसपास है। चीन की विक्ट्री डे परेड का समापन भी खास अंदाज में हुआ। वहां आसमान में एक साथ करीब 80,000 डव पक्षी और हजारों गुब्बारों को उड़ाया गया। उधर चीन में विक्ट्री डे परेड के बाद पुतिन और किम जोंग उन का एक ही कार में बैठकर जाना सुर्खियों में आ गया। चीन की राजधानी बीजिंग में हुई विक्ट्री डे परेड के बाद उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में सवार हुए। बाद में दोनों नेताओं के बीच बैठक भी हुई। इससे पहले SCO सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुतिन की कार में यात्रा की थी। भारत ने अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप के बाद वहां के लोगों की मदद के लिए 21 टन राहत सामग्री भेजी। इनमें खाने पीने की चीजों के अलावा दवाइयां और कई दूसरी जरूरी चीजें शामिल रहीं। इस बीच वहां भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1400 के पार हो गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक नोएडा के इकोटेक 3 इलाके में बदमाश के साथ उसकी मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बदमाश से एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किया। इधर मध्य प्रदेश के शाजापुर में ढलान पर खड़ा एक ऑटो रिक्शा नदी में गिर गया। उसे चलाने वाले ड्राइवर कुछ सामान खरीदने के लिए सड़क के किनारे उसे रोककर एक दुकान में चले गए।
लेकिन इसी बीच वहां पर ढलान होने की वजह से वो ऑटो रिक्शा खिसककर नदी में गिर गया। इस घटना के बाद उस ड्राइवर ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। उनके मुताबिक सड़क के किनारे नगर निगम की तरफ से कोई रेलिंग नहीं लगाई गई थी और इसी वजह से वो ऑटो रिक्शा खिसकता हुआ नदी में चला गया। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि उस ऑटो रिक्शा में लोगों के बैठे होने की आशंका जताई गई। मैंने यहाँ खड़ी करी हुई थी, यहाँ रेलिंग वगैरह कुछ नहीं है, गाड़ी रड़क के मेरी नदी में चली गई। कुछ देर पहले उस ऑटो रिक्शा के ड्राइवर सड़क किनारे उसे रोककर बाहर निकलते दिखे। इसके बाद वो उस दुकान में दाखिल हो गए और इसी बीच वो ऑटो रिक्शा खिसकता नजर आया, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो सड़क के किनारे नदी में गिर गया। फिर तो ड्राइवर ने उसे बचाने के लिए दौड़ लगा दी, हालांकि वो उसे रोक नहीं पाए। उसका आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में समा गया। शाहजहांपुर के महूपुरा इलाके में हुई इस घटना के बाद वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने उसे एक रस्सी से बांधा और कई लोग मिलकर उसे खींचते दिखे। वो लोग वहां जद्दोजहद करते दिखाई दिए और आखिरकार उन्होंने उसे खींचकर पानी से बाहर निकाल लिया। लेकिन इस घटना के बाद लोगों का नगर निगम पर गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क के किनारे रेलिंग न होने की वजह से वो ऑटो रिक्शा नदी में गिर गया। गनीमत ये रही कि उसमें उस वक्त कोई बैठा नहीं था। उधर हरियाणा के करनाल में शराब की एक दुकान पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत मच गई। रात के वक्त दो नकाबपोश बदमाश वहां आए और उस दुकान पर एक के बाद एक कई गोलियां चला दी। इसके बाद वो दोनों फरार हो गए। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि आखिर उन बदमाशों ने गोलियां क्यों चलाई। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक विभाग की टीम वहां पहुंच गई और जांच में जुट गई, क्योंकि दो बदमाशों ने वहां फायरिंग कर दी। इससे पहले एक बाइक से आए दो लोग शराब की उस दुकान में जाते नजर आए। उनके अंदर जाने के महज 2 सेकंड बाद ही वो दोनों नकाबपोश बदमाश वहां आ गए और गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन्होंने वहां इतनी गोलियां चलाई कि उस दुकान के शीशे चकनाचूर हो गए। जिस वक्त वो बदमाश वहां आए, एक व्यक्ति उस दुकान की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन बदमाशों को देखकर वो लौट गए। इसके बाद उन बदमाशों ने वहां जमकर गोलियां चलाईं और फिर वहां से फरार हो गए। वो बदमाश पैदल ही आए थे और पैदल ही वहां से भागते भी दिखाई दिए। इस घटना से उस पूरे इलाके में दहशत मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक विभाग की टीम वहां पहुंच गई और इस घटना के पीछे की वजह का पता लगाने में जुट गई।